मेरा नाम अली मुर्तज़ा है। मैं सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी में इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन की कोचिंग करता हूँ। पहले तो निहायत माज़रत आप सब दोस्तों से कि कल मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया, पर ये ऑनलाइन वीडियो को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, कुछ इंटरनेट के इश्यूज़ चल रहे थे। तो होपफुली आज हम ट्राई करते हैं और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आज की जो ये ट्यूटोरियल है, इसका जो चीफ़ पर्पज़ है वो ये है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि इंग्लिश कंपोजिशन का जो पेपर है उसको आप लोगों ने किस तरह तैयार करना है और उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। उस पेपर में मिथ्स एंड रियलिटीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर है ये प्योरली लैंग्वेज बेस्ड पेपर है। इसमें लैंग्वेज स्किल्स का जो है ना आपका टेस्ट है, मेनली 2 लैंग्वेज स्किल्स का, रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जो हैं आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप इस पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेसी राइटिंग के हवाले से कि प्रेसी राइटिंग क्या है और उसको किस तरह से आप लोगों ने हैंडल करना है। प्रेसी राइटिंग में भी रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट होता है। पहली स्टेज में आपकी रीडिंग का इम्तिहान है और दूसरी स्टेज में आपकी राइटिंग का इम्तिहान है। जब पैसेज कैंडिडेट्स के सामने आ जाता है प्रेसी बनाने के लिए, तो उस वक्त आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले उसको पढ़ना है, उसको इंटरनलाइज करना है, उसके एक एक वर्ड को समझना है कि उसमें बात क्या की गई है। फिर हर पैसेज के अंदर एक मेन आइडिया होता है और कुछ सब आइडियाज़ होते हैं। मेन आइडिया जो होता है वो उसका जनरल इम्प्रेशन होता है और जो सब आइडियाज़ होते हैं वो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रेसी का जो पैसेज है इट्स जस्ट लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह है कि आपने सबसे पहले उसके जो एसेंशियल पार्ट्स होंगे उनको आपने डिकोड करना है, अनटाई करना है और उसके बाद उनको रीटाई करना है, जो कि सेकंड स्टेज आपकी राइटिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो आइडिया बाय आइडिया लेके चलें उसको। जहाँ पर एक आइडिया ख़त्म हो रहा है वहाँ पर इसके लिए रफ़ वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता चलूँ कि उसको मैं फ्रेमवर्क कहता हूँ कि फ्रेमवर्क जो है वो इस पूरे पेपर में करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपने करना क्या है कि जब पैसेज आएगा तो आपने उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। जहाँ पर ओरिजिनल पैसेज का पहला आइडिया ख़त्म होगा वहाँ पर आपने जो उस आइडिया से इन्फर किया है, जो आपने अंडरस्टैंड किया, जो आपने कॉम्प्रीहेंड किया है उस आइडिया से, वो आपने रफ़ वर्क में पहला हिंट आपने लिख लेना है कि ये मेरा पहला हिंट है। इसी तरह हर आइडिया का आपने एक हिंट रफ़ में लिख लेना है, ठीक है। तो जब आपके पास आपका आर्सेनल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके पास सारे एसेंशियल आइडियाज़ के जो पॉइंट्स हैं, जो उसके आइडियाज़ हैं, जो हिंट्स आपने लिखे हैं, जो वो आपके पास कंप्लीट आ जाएंगे रफ़ वर्क में, अब दूसरी स्टेज शुरू होगी विच इज़ राइटिंग स्टेज, कि अब आपने उसकी प्रेसी कैसे लिखनी है। अब प्रेसी लिखने के लिए उन हिंट्स का आपने कॉन्टीन्यूस नैरेटिव बनाना है। आपने एक कॉम्पैक्ट उसका कॉन्टीन्यूस पीस ऑफ राइटिंग, कॉन्टीन्यूस पीस ऑफ प्रोज आपने जो है ना वो बनाना है। अब वो कैसे बनाना है, वो आप तभी बना सकते हैं जब आपको लिंकिंग डिवाइसेस का पता होगा कि कौन कौन सी लिंकिंग डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए आप आइडियाज़ को लिंक करके एक कॉम्पैक्ट पीस ऑफ प्रोज, एक कॉम्पैक्ट प्रेसी आप लिख सकते हैं। अब वो जो लिंकिंग डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, कंजंक्टिव्स हैं और कॉमा और सेमीकोलन है। ये ऐसी लिंकिंग डिवाइसेस हैं जो कि आइडियाज़ को लिंक करती हैं और आपको एक अच्छी प्रेसी जब आपने प्रोवाइड करनी है, प्रोड्यूस करनी है, तो उसमें आपको मदद करेंगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आपने प्रेसी लिखनी है, प्रेसी आपने हमेशा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में लिखनी है। अब लोग कहते हैं जी कि सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, तो ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का कह रहे हैं, तो एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है। यहाँ पे डिफरेंस है कि सिंपल लैंग्वेज और सिंपल स्ट्रक्चर में जो है ना वो काफ़ी फ़र्क है।
सिंपल लैंग्वेज से ये मुराद है कि जी आपकी जो वोकेबलरी है वो इंटेलिजिबल होनी चाहिए, वो रीडेबल होनी चाहिए, और उसमें मेजॉरिटी जो वर्ड्स हैं वो फेमिलियर होने चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। और जो सिंपल स्ट्रक्चर है उसमें क्या फ़र्क है? अब सिंपल स्ट्रक्चर जो है उसका ताल्लुक सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ है कि 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं व्हेन इट कम्स टू स्ट्रक्चर: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक आइडिया होता है, कंपाउंड सेंटेंस में 2 आइडियाज़ होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 से ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। अब उन आइडियाज़ को जब आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है, अब उन आइडियाज़ को आपने लिंक करना है विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग डिवाइसेस। उससे क्या होगा? एक तो प्रिसीजन आएगी। फॉर एग्जांपल आपने 12 हिंट्स निकाले, फॉर एग्जांपल 12 सब आइडियाज़ आपने एक पैसेज में से निकाले। अब आप चाहें तो उन 12 आइडियाज़ को जब आप प्रेसी लिखेंगे तो 12 सेंटेंसेस भी बना सकते हैं और उनके 4 सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। 4 सेंटेंसेस तभी बनेंगे जब आप लिंकिंग डिवाइसेस की मदद लेंगे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में अपनी प्रेसी लिखेंगे। एक तो प्रिसीजन आएगी, दूसरी चीज़ उससे फ्लो आता है, फ्लो आता है, कनेक्टिविटी आती है, बिकॉज प्रेसी इज़ ऑलवेज अ कॉन्टीन्यूस पीस ऑफ राइटिंग। अगर आप सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखेंगे उसको तो उससे एक ऐसी फीलिंग आएगी कि ये फ्रेगमेंटेड पीस ऑफ राइटिंग है, कि ये इसमें ना जो है ना डिसजॉइंटेड सेंटेंसेस को जो है ना वो इसमें लिखा गया है प्रेसी के अंदर, तो वो एक बड़ा ही बुरा इंप्रेशन एग्जामिनर पर जाता है उसका। सेकेंडली, ओरिजिनल पैसेज के अंदर जो आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर डेमोक्रेसी के ऊपर आ जाता है, भले आपने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने अपने पास से कुछ भी इन्फर नहीं करना, कुछ भी आपने अखज़ नहीं करना और ना ही अपना ओपिनियन देना है। जो बात ओरिजिनल पैसेज में डिस्कस की गई है उसी को आपने रीराइट करना है, री एक्सप्रेस करना है प्रिसाइज करके। कुछ भी ओरिजिनल पैसेज से आपने बोरो नहीं करना, ना कोई वर्ड बोरो करना है, ना कोई फ्रेज़ बोरो करनी है, अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सल टर्म्स। यूनिवर्सल टर्म्स का हमारे पास कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। जैसे डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, आर्ट है, लिटरेचर है, पॉलिटिक्स है, ये यूनिवर्सल टर्म्स हैं, इनका कोई सब्सिट्यूट हमारे पास नहीं होता। तीसरी बात, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी सर कोई बुक बता दें कि जिससे हम प्रेसी राइटिंग सीख जाएं। तो उनको मैं यही कहता हूं कि प्रेसी राइटिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई जो है वो थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ये एक आर्ट है। और आर्ट जो है वो किताबों से नहीं सीखा जा सकता, वो प्रैक्टिस से आता है और रेगुलर असेसमेंट से आता है कि आप अपनी प्रेसी लिख के किसी टीचर को चेक करवाएं और उससे फीडबैक लें और कंटिन्यूसली आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। और इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग के ऊपर। कॉम्प्रीहेंशन क्या है जी? अच्छा, प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन में एक फंडामेंटल डिफरेंस मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जी प्रेसी में तो टेक्स्ट जो है उसकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन के साथ ऐसा नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन में जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है वो क्वेश्चंस की होती है, टेक्स्ट की सेकेंडरी इंपॉर्टेंस होती है। वो कैसे? पहले तो राइट फ्रॉम द आउटसेट आपको ये जानने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी टाइप्स कितनी होती हैं। 2 टाइप्स होती हैं, एक फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और एक इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस होते हैं। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सप्लिसिट होते हैं, उनका जो आंसर है वो टेक्स्ट के अंदर एक्सप्लिसिटली मौजूद होता है। जो इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको इन्फर करना पड़ता है, डायरेक्टली उसका आंसर जो है वो टेक्स्ट के अंदर मौजूद नहीं होता। आप इन्फर करेंगे, लेकिन कुछ हिंट्स टेक्स्ट के अंदर दिए गए होंगे जिन पे आपने नज़र जो है वो गहरी नज़र डालनी है उनके ऊपर और उनको इंटरनलाइज करके आपने आंसर तक पहुंचना है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस कितनी टाइप्स के होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस एंड इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस। सेकेंडली, पहले आपने टेक्स्ट को नहीं पढ़ना। प्रेसी में आप क्या करते हैं कि पहले टेक्स्ट को पढ़ते हैं, यहाँ पे आपने टेक्स्ट को नहीं पढ़ना बल्कि क्वेश्चंस को पढ़ना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है।
जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन की डिमांड पता चलेगी। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि टेक्स्ट के अंदर आंसर किस जगह पे मौजूद है। अगर तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर मौजूद होगा, अगर वो इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन होगा तो उसका डायरेक्टली आंसर मौजूद नहीं होगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, कॉमन सेंस से हिंट्स देख के आपको इन्फर करना पड़ेगा। तो कैंडिडेट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस का भी आंसर जो है ना डायरेक्टली टेक्स्ट में ढूंढने की कोशिश करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो मिस्टेक करते हैं और वो सफ़र करते हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इसका फ्रेमवर्क क्या है, इसका जो है आपने किस तरह से इसको अप्रोच करना है। जब आपके सामने पैसेज आए, आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। आपने इस बात को डिटरमिन करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 की डिमांड क्या है, वो क्या आंसर मांग रहा है। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे उसके बाद आपने टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करना। शुरू से टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपने ये डिटरमिन करना, ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या पहली 4 लाइंस में है, पहली 1 लाइन में है, या टेक्स्ट के किस पोर्शन में उसका आंसर जो है वो एग्जिस्ट करता है। आपने ये पहले आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल पहली 4 लाइंस में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो आपने क्या करना है कि आपने अंडरलाइन कर देनी है वो 4 लाइंस और उसके ऊपर 1 लिख देना है कि आपका पहले सवाल का जवाब यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फिर दूसरा सवाल पढ़ना है, फिर उसको उसी तरह से समझना है कि इसकी क्या डिमांड है, और फिर शुरू से टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करना है। और इसी तरह आपने सारे क्वेश्चंस के पहले आंसर्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं, टेक्स्ट के ऊपर निशान लगा लेने हैं कि 1 2 3 4 कि कहाँ कहाँ इनके आंसर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये तो थी आपकी रीडिंग की स्टेज। अब आपकी आती है राइटिंग की स्टेज कि आपने उनके आंसर्स लिखने कैसे हैं। जहाँ पे आंसर एग्जिस्ट करता होगा वो लाइंस पढ़नी है, उसका आइडिया लेना है कि यहाँ कहा क्या गया है। आइडिया वहाँ से आपने बोरो करना है, वर्ड्स आपने ख़ुद उनको सप्लाई करने हैं, ठीक है, और आपने आंसर लिखना है। सेम इज़ द केस विद कॉम्प्रीहेंशन कि आपने ओरिजिनल टेक्स्ट में से कुछ भी बोरो नहीं करना अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सल टर्म्स। आइडिया आपको पता चल गया कि ये आइडिया है, अब आपने रीराइट करना है, आंसर्स लिखने हैं। अच्छा, जब इसके आंसर्स आप लिखेंगे तो आपने फ्रेज फॉर्म में इसका आंसर नहीं लिखना। आंसर जो है वो कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में होना चाहिए। इंटेलिजिबल, क्लियर एंड लूसिड आंसर जो है वो होना चाहिए। और सेकेंडली इसमें यह है कि आपने कोई ग्रामर की एरर नहीं करनी, कोई लैंग्वेज एरर नहीं करना, कोई स्पेलिंग एरर नहीं करना, और क्लियरली अपनी बात बतानी है कि इस सवाल का ये जवाब है। ये तो थी आपकी कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसलेशन राइटिंग की। ट्रांसलेशन में आपकी एक लैंग्वेज का इम्तिहान नहीं बल्कि 2 लैंग्वेजेस का इम्तिहान है, उर्दू एंड इंग्लिश। आपकी दोनों लैंग्वेजेस के ऊपर इक्वल ग्रिप होनी चाहिए अगर आपने अच्छी ट्रांसलेशन लिखनी है तो। अब इसका फ्रेमवर्क मैं क्या बताता हूँ। इसका फ्रेमवर्क ये है कि आपने पहले उर्दू वाला पैसेज पढ़ा, हर सेंटेंस में से उर्दू की की टर्म्स आपने निकाल लेनी है कि उर्दू में जो उसके जो वर्ड्स होंगे, जो की टर्म्स होंगी हर सेंटेंस की, आपने साइड पे कर लेनी है। और सबसे पहले उनका इंग्लिश में आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, उनका मतलब लिख लेना है कि हर उर्दू के वर्ड का जो मुश्किल वर्ड होगा सेंटेंस में उसका आपने मतलब इंग्लिश में लिख लेना है रफ़ वर्क में। उससे क्या होगा कि उससे आपका 50% जो काम है वो आसान हो जाएगा। कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि कैंडिडेट्स उसको इन आइसोलेशन देखते हैं, उसको एज अ होल देखते हैं और उसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं और वो मिस्टेक करते हैं। तो हर क्वेश्चन में ये जो कॉम्पोजिशन का पेपर है, हर क्वेश्चन में आपको रफ़ वर्क करने की ज़रूरत है। अब जब वो आप वर्ड्स निकाल लेंगे, उसके मीनिंग्स लिख लेंगे, अब आपका आधा काम तो हो गया। अब आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है। अब जब ट्रांसलेशन आपने करनी है तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि कभी भी किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी लिटरल ट्रांसलेशन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो है इसकी डिमांड ये होती है कि आपने जिस लैंग्वेज में आपने इसको ट्रांसलेट करना है, जिस लैंग्वेज से ट्रांसलेट करना है, उस लैंग्वेज का जो एक्चुअल एसेंस होगा वो आपने रिटेन करना है।
कि जो कहा गया है उर्दू में उसकी जो जिस्ट होगी, जो उसका मीनिंग होगा, जो उसका एसेंस होगा, वो आपने ज़ाया नहीं होने देना और इंग्लिश में उसको आपने ट्रांसलेट कर देना है। अब वो मेटाफोरिकल ट्रांसलेशन आपने कैसे करनी है, लिटरल नहीं करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में एक सेंटेंस है, मज़ा आ गया या वाह मज़ा आ गया। अब अगर आप इसकी लिटरल ट्रांसलेशन करें तो अंग्रेज़ी में ये बनेगी टेस्ट हैज़ कम। ये बड़ी एक एब्सर्ड सी बात है कि एक बड़ा ही चाइल्डिश सा सेंटेंस लग रहा है और इसमें बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। तो अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूं तो मैं इसकी एक वर्ड में ट्रांसलेशन करूंगा, दैट इज़ वाओ। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने जिस्ट बतानी है, उसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना पॉसिबल भी नहीं है और ना ही डिमांड किया जाता है। जैसे है कि आम लोगों का ख्याल है कि इसकी लिटरल करेंगे तो ये होगा कॉमन पीपल थिंग, लेकिन अगर इसकी मेटाफोरिकल करेंगे, इसकी जिस्ट बयान करेंगे तो ये भी हो सकता है इट इज़ जनरली परसीव्ड। तो ये मेटाफोरिकल ट्रांसलेशन जो है वो ज़्यादा बेटर है, तो उसी का मैं कहूँगा कि आप उसको मेटाफोरिकल सेंस में ही डील करें। इसके बाद वोकैबलरी। अब वोकैबलरी में कुछ मिथ्स हैं, कुछ रियलिटीज़ हैं जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। कि कुछ लोग कहते हैं जी कि वोकैबलरी को याद करना चाहिए, वो भी ठीक कहते हैं, मगर मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि वोकैबलरी को कभी भी इन आइसोलेशन आप डील ना करें, कभी भी उसका रट्टा ना लगाएं, कभी भी उसको याद ना करें। वाई? बिकॉज वर्ड्स आर लाइवली क्रिएचर्स, they tend to deceive you. They are lively creatures. They cannot be studied in isolation. Always study them in context. Context में उसको पढ़ें, अच्छी रीडिंग करें, रीडिंग से वर्ड्स निकालें, वर्ड्स के मीनिंग्स देखें और वो आपकी अनकॉन्शियसली वोकैबलरी जो है वो बिल्डअप हो रही होती है। अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आपका वोकैबलरी जो है वो कॉन्टीन्यूसली बिल्डअप होती है। अब अगर आप वोकैबलरी याद करेंगे, उससे शायद आप इंग्लिश कॉम्पोजिशन के पेपर में 5-7 नंबर ज़्यादा ले जाएं, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट जो है बुरा असर होगा आपके बाकी 11 पेपर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप थॉटलेसली वोकैबलरी को यूज़ करते हैं। थॉटलेसली जब यूज़ करेंगे आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होगा, वर्ड का लिंग्विस्टिक फीचर आपको पता नहीं होगा, उसके पार्ट ऑफ स्पीच का पता नहीं होगा, तो आप उसका यूजेज भी रॉन्ग करेंगे, जो कि आपका पूरा इम्तिहान को रुइन कर सकता है। तो आप वर्ड्स को जो है यहाँ पर एक मुझे बड़ी अच्छी कोट याद आ रही है अलेक्जेंडर पोप की। ही सेज वर्ड्स आर लाइक लीव्स एंड वेयर दे मोस्ट अबाउंड मच फ्रूट ऑफ सेंस बीनीथ इज रेयरली फाउंड। खूबसूरत बात है कि जी वर्ड्स को आप आइसोलेशन में स्टडी कर ही नहीं सकते, उसका लिंग्विस्टिक फीचर तो जाने पहले कि उसका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसने यूज़ कैसे होना है। ऑलवेज स्टडी वोकैबलरी इन कॉन्टेक्स्ट, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। उसके बाद जी हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, नरेशन है, ईडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। अब नरेशन और एक्टिव और पैसिव वॉइस को आपने कैसे करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। मैं यहाँ पे लाइव वीडियो में आपको बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मैं सिर्फ आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि थ्योरेटिकली आपने कैसे करना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करें और लिख के चेक करवाएं अपने टेस्ट ने टीचर्स को, तो तभी आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं नरेशन और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए। अब आ जाएं जी ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स पर। ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स आपने याद करने होते हैं, आपने तैयार करने होते हैं। उसके लिए आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ। दो जो हैं वो सरफेस लेवल के सोर्सेज हैं और एक अच्छा सोर्स है। जिस सोर्स से आप पढ़ना मुनासिब समझें आप उनसे पढ़ सकते हैं। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश एक अच्छा सोर्स है अगर आपने पेयर्स और ईडियम्स तैयार करने हैं, ठीक है, आप वहाँ से तैयार करें। उसके अलावा हाफिज़ करीमदाद चुगताई की बुक है, वो भी एक अच्छा सोर्स है, वहाँ से भी आप ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इससे भी अच्छे सोर्स से पढ़ना चाहते हैं तो
चेम्बर्स ईडियम्स बहुत ही क्वालिटी का सोर्स है, तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी गुफ्तगू, जो हमने प्रेसिएंट कंपोजिशन के हर क्वेश्चन को बारी बारी हमने डील किया और आपको हमने बताया कि किस तरह से इनको अप्रोच करना है, किस तरह से हैंडल करना है। अब मेरा कंक्लूजन क्या है इसका मेरा कंक्लूजन ये है कि राइटिंग comes through art, not chance.